Hello everyone, welcome back to my channel. The topic I am going to discuss today is price and output determination under monopoly. इसके पहले परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में हम लोग जान चुके हैं. अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देखिए, वहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है, वहाँ पे प्राइस कैसे डिटरमिन करते हैं, टाइम एलिमेंट की क्या वैल्यू होती है अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन. ये सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी. चलिए बात करते हैं मोनोपोली के बारे में. तो मोनोपोली जो वर्ड है ये आपका ग्रीक वर्ड मोनो प्लस पोली से मिलकर बना हुआ है. मोनो का मतलब होता है सिंगल और पोली का मतलब होता है सेलर. तो बेसिकली मोनोपोली का ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पे सिंगल सेलर होता है. क्योंकि वहाँ पे सिंगल सेलर है तो जो सिंगल सेलर है, जो सिंगल फर्म है, वो पूरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है. कोई कॉम्पिटिटर है नहीं, तो एक फर्म और इंडस्ट्री के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता है इन केस ऑफ मोनोपोली. कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है. ठीक है, अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है वो है रेलवे. इसका नाम सबने सुना है. तो रेलवे आपका प्योर मोनोपोली का एग्जाम्पल हुआ. वहीं अगर हम लोग अलग एग्जाम्पल की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, इंडियन रेलवेज की तो बात मैं अभी कर ही चुकी हूँ, नेस्ले हो गया, किंडल हो गया और व्हाट्सएप. तो ये सभी मोनोपोली के एग्जाम्पल हुए. अभी मैंने बताया आपको प्योर मोनोपोली. तो अगर मोनोपोली के एग्जाम्पल्स अगर आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे पाएंगे कि दो तरीके के आप एग्जाम्पल्स देखेंगे जो कि प्योर एंड नियर मोनोपोली की कैटेगरीज में बांटा जा सकता है. नियर मोनोपोली ये क्या होता है? प्योर मोनोपोली का मतलब तो हुआ अगेन रेलवे, जिसका भी कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है. नियर में क्या होता है कि सब्स्टिट्यूट तो अवेलेबल है बट उनका जो मार्केट शेयर है वो इतना ज़्यादा है कि उनको मोनोपोली की पावर मिली हुई है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट क्या बनाता है? विंडोज़ बनाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है एक तरीके का. तो यहाँ पे इसका एक सब्स्टिट्यूट है उबुंटू, बट आपने शायद इसका नाम भी ना सुना हो. क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के मार्केट में जो सबसे ज़्यादा मेजर शेयर है वो माइक्रोसॉफ्ट का ही है. गूगल सर्च इंजन हुआ आपका, याहू भी है, लेकिन हम ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं? गूगल. तो गूगल को क्या मोनोपोली की पावर मिली है. इंडियन रेलवेज, नेस्ले क्या लैक्टोजन, सेरेलैक बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स ही बनाती हैं, तो इनको मोनोपोली की पावर है. किंडल हो गया, व्हाट्सएप, इसका तो क्लोज सब्स्टिट्यूट है ही नहीं. तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किस चीज़ के हुए? मोनोपोली के. अगर हम इसके डेफिनेशंस की बात करें तो इकोनॉमिक्स से हमेशा याद रखिए कि अपनी लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करने के अलावा आपको कुछ इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन भी इंक्लूड करनी होगी. तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं साल्वाटोर की, बिलस की, कोर्सोयेनेस की. आप इन डेफिनेशंस को भी इंक्लूड कर सकते हो. अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन ये दोनों सिमिलर साउंड कर रहे हैं बट दोनों में बहुत डिफरेंस है. मोनोपोली सिंगल सेलर हुआ, जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या हुआ? यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स हैं लेकिन वो सारे के सारे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं. तो फिर यहाँ पे मोनोपोली वाला वर्ड क्यों आया? तो इस एग्जांपल आप हमेशा याद रखिए, लाइक मैगी. नूडल्स में मैगी और यिप्पी दो पॉपुलर आपको नूडल्स मिल जाएंगे. इन दोनों की अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, इन दोनों की अपनी एडवर्टीजमेंट पॉलिसीज़ हैं. जो मैगी में क्वालिटी है वो यिप्पी में नहीं है, जो यिप्पी में है वो मैगी में नहीं है. तो इस तरीके से मोनोपोली का जो एक फीचर है कि उसकी एक अलग अपनी खासियत है किसी एक प्रोडक्ट की, तो वो आपको मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के अंदर में मिल जाएगी. यूजुअली यही केस कॉमन होता है. प्रैक्टिकली हम इन चीज़ों को देख सकते हैं हर प्रोडक्ट के लिए. जैसे नूडल्स हो गया, शूज़ हो गई, बाटा का हो गया, चाहे आप ली कूपर का ले लीजिए. तो इन सारे के सारे जितने भी हैं ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर में है. ठीक है, चलिए बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की. तो मोनोपोली का जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि यहाँ पे सिंगल सेलर होगा, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होंगे, क्लियर, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है मार्केट में, इसलिए जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो आपकी क्या होगी? जीरो होगी. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब ये है कि किसी एक प्रोडक्ट के प्राइस के बढ़ने या घटने से किसी दूसरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है, ये आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है. तो क्योंकि सब्स्टिट्यूट है नहीं इसलिए ये भी आपकी क्या होगी? जीरो होगी इन केस ऑफ मोनोपोली. न्यू फर्म्स की एंट्री के लिए डिफिकल्टी है क्योंकि यहाँ पे नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शन उनको रोकते हैं. नेचुरल रिस्ट्रिक्शन मतलब कि कोई जो एग्जिस्टिंग फर्म है उसको इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है कि उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से उसका पर यूनिट कॉस्ट है वो कम आ रहा है. तो किसी एक नए फर्म को उसमें एंट्री करने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा कि हम आए या ना आए.
उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए काफी टाइम लग जाएगा, है ना। आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शन, जैसे कि एक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिया कि कोई नई फर्म उसमें एंट्री नहीं कर सकती है। तो दूसरा आपका हुआ मोनोपोलीज, जो फर्म्स होती हैं और इंडस्ट्री होती है, इन केस ऑफ मोनोपोलीज में कोई डिफरेंस नहीं होता है। प्राइस मेकर जो मोनोपोलिस्ट होता है वो आपका खुद ही प्राइस डिसाइड कर सकता है। लाइक परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो फर्म्स होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं, बट इन केस ऑफ मोनोपोली क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं तो एक सिंगल बायर प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। तो मोनोपोलिस्ट के हाथ में ये पावर होती है कि वो अपने हिसाब से प्राइस को चार्ज कर सके। अब जानते हैं कि कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से किसी भी फर्म को मोनोपोली की पावर मिल जाती है। पहला है हाई कॉस्ट स्केर्स कंपटीशन। देखो क्या होता है, जब कोई एग्जिस्टिंग फर्म है या कोई एक कंपनी है जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट में प्रोडक्शन में लगी हुई है, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है उस प्रोडक्शन पूरे प्लांट को सेटअप करने के लिए। तो एक जो नई कंपनी है या जो नया फर्म है उस मार्केट में एंट्री करने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए और प्रॉफिट के चांसेस या फ्यूचर में वो सेल हो ना हो उसके चांसेस पे उसको अगर डाउट है, तो इस केस में क्या होगा कि जो हाई कॉस्ट इन्वेस्टमेंट का ये डराएगी कॉम्पिटिटर्स को मार्केट में एंट्री करने से। ठीक है, अगर हम लोग बात करें ओनरशिप ऑफ की रिसोर्सेज की, तो डी बेयर्स एक आपकी डायमंड कंपनी है जो कि डायमंड में सेल करती है, डायमंड में ट्रेड करती है। इनका पूरे वर्ल्ड के डायमंड बिजनेस में 80% हिस्सा है। वो क्यों है, कह सकते हैं हम इनको मोनोपोली है। वो इसीलिए है क्योंकि जो माइंस हैं उनका ओनरशिप इनके हाथ में है। जो डायमंड के लिए जो माइंस हैं वो उनका ओनरशिप इनके हाथ में है, इस वजह से भी इनको मोनोपोली मिली हुई है। ठीक है, चलिए बात करते हैं पेटेंट्स के बारे में। तो पेटेंट्स आपका एक तरीके का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हुआ जो कि गवर्नमेंट देती है। क्यों देती है, किसी नए प्रोडक्ट के इनोवेशन के लिए देती है, उनको एनकरेज करने के लिए देती है। अगर आप एक नया प्रोडक्ट इनोवेट करते हो तो गवर्नमेंट आपको ये राइट देगी कि सिर्फ उसकी ओनरशिप जो है वो आप ही के हाथ में हो, कोई और अलग आपका कॉम्पिटिटर आके आपको कॉपी नहीं कर सकता है। तो पेटेंट भी एक रीजन हुआ मोनोपोली के लिए। बेबी मार्केट्स का मतलब ये है कि जब मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है तो जो भी कंपनी इस नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करती है उनको मोनोपोली मिल जाती है। सपोज एक मार्केट है जहाँ पे एक दवा है, किसी एक पर्टिकुलर डिजीज की दवा है, वो अभी तक मार्केट में नहीं थी अवेलेबल, तो XYZ एक कंपनी है जिसने मार्केट में उस दवा को इंट्रोड्यूस किया, तो XYZ को मोनोपोली मिलेगी उस दवा के लिए। अब किसी को भी वो दवा चाहिए होगी, वो मेडिसिन चाहिए होगी, तो XYZ कंपनी से ही, XYZ ब्रांड से ही वो लेगी। तो बेसिकली बेबी मार्केट्स भी एक रीजन हुआ मोनोपोली के लिए। फिर आपका है नेचुरल मोनोपोली अगेन, जब किसी एक फर्म को इकोनॉमीज ऑफ स्केल की खासियत मिल जाती है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल सिचुएशन उसको मिल जाती है। मतलब कि ये कि जितना ज़्यादा वो प्रोडक्शन करती है तो पर यूनिट कॉस्ट उसका कम होने लगता है। इस केस में भी क्या होता है, जो नई फर्म्स होती हैं उनको सोचना पड़ता है कि हमें इतना लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तभी हमें वो फायदा होगा, तभी हमारा कॉस्ट जो है वो कम आएगा, तभी हम प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हैं। तो नेचुरल मोनोपोली भी एक रीज़न है मोनोपोली किसी भी फर्म को मिले इसके लिए। फिर आपका है कुछ गवर्नमेंट के भी रेगुलेशन में आती हैं, लाइक पोस्टल सर्विसेज हो गया, वाटर एंड सीवर सिस्टम हो गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हो गया, ये गवर्नमेंट ओन रेगुलेटेड मोनोपोलीज के केस में आती हैं। चलिए बात करते हैं कि जो डिमांड एंड रेवेन्यू कर्व है इन केस ऑफ मोनोपोली, ये कैसा होता है। तो डिमांड कर्व जो होता है इन केस ऑफ मोनोपोली, ये आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, क्योंकि उसका वही रूल है, इसका वही रीजन है लॉ ऑफ डिमांड का, कि अगर प्राइसेस आपकी घटती हैं तो डिमांड ज़्यादा होगा, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगा। अच्छा, रेवेन्यू कर्व और डिमांड कर्व दोनों सेम होता है इन केस ऑफ मोनोपोली। अच्छा, अब AR कर्व यानी कि रेवेन्यू कर्व क्यों डाउनवर्ड स्लोप होता है इन केस ऑफ मोनोपोली, वो इसलिए होता है क्योंकि अगर किसी भी फर्म को अपने क्वांटिटी ज़्यादा सेल करनी है तो उसको अपने प्राइस को कम करना ही करना पड़ेगा, और अगर किसी फर्म को अपना प्राइस ज़्यादा उसको इकट्ठा करना है, प्राइस ज़्यादा चार्ज करना है, तो उसको अपनी कम क्वांटिटी सेल करनी ही करनी पड़ेगी। इस वजह से उसका जो AR कर्व होता है वो आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। MR कर्व उसके नीचे आया, डाउनवर्ड स्लोपिंग ये भी हुआ। अच्छा, एक और पॉइंट ये है कि
A monopolist cannot fix the price and output simultaneously. Either he can fix the price and leave the output to be determined by the consumer, or he can fix the output to be fixed by him and leave the price to be determined by the consumer. तो मोनोपोलिस्ट के हाथ में या तो वो प्राइस को डिसाइड कर सकता है या फिर वो आउटपुट को डिसाइड कर सकता है, दोनों को साथ में डिसाइड नहीं कर सकता है. अब बात करते हैं कि प्राइस और आउटपुट कैसे डिटरमिन करते हैं इन केस ऑफ मोनोपोली. तो इसके भी वही दो अप्रोचेज हैं जैसे कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में था, टीआर एंड टीसी अप्रोच, एमआर एंड एमसी अप्रोच, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच. टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच के अंदर में जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, सिचुएशन है, वो कब आती है, इसके दो रीजंस आपको, दो केसेस आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी, दो सिचुएशंस होती हैं जहां पे टीआर और टीसी के बीच का जो गैप है वो मैक्सिमम होगा, टीआर टीसी का गैप मैक्सिमम होगा. दूसरी सिचुएशन ये है कि जो टीआर है वो हमेशा ही टीसी से ज्यादा हो. जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी तभी आपका इक्विलिब्रियम सिचुएशन फर्म एंजॉय कर सकता है. आप यहाँ पे इस ग्राफ में इस चीज को देख सकते हो कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आउटपुट है, वाई एक्सिस पे प्राइस को दिखाया गया है. टीसी कर्व आपका यहाँ से इन्वर्टेड एस शेप में है और टीआर कर्व आपका कुछ इस तरीके से है. तो ये जो पीएम है, ये जो ओएम है, ये आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है जो मोनोपोलिस्ट को मिलेगी. एंड ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा पीटी जो है ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट वाला एरिया है जहां पे फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट होगी. अच्छा, इक्विलिब्रियम कौन सी सिचुएशन होती है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप प्लीज मेरी वीडियोस को जाकर देखिए. अगर मैं यही चीज आपको बना के बताऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा. ये यहाँ पे एक्स एक्सिस हुआ, यहाँ पे ये वाई एक्सिस हुआ, प्राइस एंड कॉस्ट यहाँ पे आप दिखाएंगे, रेवेन्यू भी, और ये आपका आउटपुट हुआ. ठीक है, तो इसका जो टोटल रेवेन्यू हुआ उसका जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि प्राइस यहाँ पे फिक्स नहीं है, प्राइस घटती बढ़ती रहेगी, इसलिए इसका कर्व जो है वो इस तरीके से होगा. टीसी कर्व आपका इन्वर्टेड एस शेप में होगा, यहाँ से इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि अगर प्रोडक्शन नहीं भी है तो भी फिक्स्ड कॉस्ट इनकर होगी, इसलिए ये यहाँ से स्टार्ट हुआ. ठीक है, तो इन दोनों के बीच का गैप जो यहाँ पे मैक्सिमम हो, यानी कि ये वाला एरिया, ये आपका क्या हुआ, इक्विलिब्रियम पोजीशन हुई फर्म के लिए. और ये जो है ओएम, ये उसका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हुआ जो उसको प्रोड्यूस करना चाहिए. इस क्वांटिटी पे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, और अगर इस क्वांटिटी के बियॉन्ड वो जाता है प्रोडक्शन के लिए तो उसको प्रॉफिट कम होने लगेगा. और भी ज्यादा बियॉन्ड जाता है, उससे ज्यादा और प्रोडक्शन करता है तो टोटल कॉस्ट उसका भाग जाएगा. ये जो आप ये ए और बी पॉइंट देख रहे हो, यहाँ पे टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू सेम है, तो ये आपका बीपी पॉइंट हुआ, और ये वाला जो पॉइंट हुआ ये आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन हुआ. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट इज इट फॉर टुडे. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, कुछ भी समझ में न आया हो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.